छात्राओं, आज हम हिंदी साहित्य के द्वितीय वर्ष की कक्षा में हिंदी एकांकी के भेद और उपभेदों के बारे में बात करेंगे। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हिंदी एकांकी का विकास अगर हम देखें तो आधुनिक काल में ही हुआ है और किस तरह इसके भेद और उपभेद हैं। आधुनिक काल में हिंदी साहित्य में अभिव्यक्ति के अनेक भेद हो गए थे और यही कारण था कि हिंदी की एक एक विधा के अंतर्गत अनेक उपविधाएं विकसित होने लगी। एकांकी विधा भी इसका अपवाद नहीं है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र आदि विद्वानों ने एकांकी विधा के अनेक प्रकार गिनाए हैं, जिनमें पर्याप्त मतभेद है और यहाँ सुविधा की दृष्टि से एकांकी के भेदों का हम वर्णन निम्न आधारों के आधार पर हम उनका वर्णन कर सकते हैं। हम देखते हैं कि प्रवृत्तिगत आधार पर अगर हम एकांकी के भेदों का उपभेदों का वर्णन करें तो सबसे पहले हमारे सामने आता है समस्यात्मक एकांकी। लक्ष्मी नारायण मिश्र के एकांकी इस श्रेणी के एकांकी माने जाते हैं। इन एकांकियों में जीवन की समस्या को आधार बनाकर अपना दृष्टिकोण लेखक प्रस्तुत करता है। इसी प्रकार संवेदनात्मक एकांकी भी हमारे सामने आई, जिसमें हम देखते हैं कि राम कुमार वर्मा इसके लेखक माने जाते हैं। ऐसी एकांकियाँ हृदय स्पर्शी अनुभूति से दर्शकों को भाव विभोर कर देती है और वो संवेदनात्मक एकांकी की श्रेणी में आती है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि चिंतन परक एकांकी भी समाज के सामने आई। इन एकांकियों में सामाजिक वर्गभेद पर आधारित ये एकांकियाँ होती थी और अष्टजी को इस एकांकी श्रेणी का माना जाता है। आदर्शात्मक एकांकी भी आधुनिक काल में ही सामने आई। इन एकांकियों का उद्देश्य प्रख्यात विधा या पात्र के माध्यम से चरित्र उत्थान की चर्चा करना होता था। वृंदावन लाल वर्मा के एकांकी इस श्रेणी में माने जाते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रवृत्ति के आधार पर हमने एकांकियों के बारे में जाना। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं तो कथ्य संदर्भों के आधार पर भी हम एकांकियों का विभाजन कर सकते हैं, जिसमें सर्वप्रथम आती है ऐतिहासिक एकांकी। ऐतिहासिक विषयों एवं घटनाओं पर आधारित एकांकियों के माध्यम से एकांकीकार काल विशेष के जीवन की अनुभूतियों और सार्वभौमिक सत्य को प्रकट करता है। एक सफल एकांकीकार कलात्मक और इतिहास में संतुलन बिठाकर ही एक सफल ऐतिहासिक एकांकी की रचना कर पाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ऐतिहासिक एकांकियों की श्रेणी भी हमारे सामने आती है। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं तो पौराणिक एकांकी। पौराणिक एवं धार्मिक विषयों को आधार बनाकर जिन एकांकियों की रचना होती है उन एकांकियों को हम पौराणिक एकांकी कहते हैं। पौराणिक आख्यानों में युगीन संदर्भों को प्रस्तुत कर अपने रचनात्मक व्यक्तित्व का परिचय देते हैं। राधाचरण गोस्वामी का श्री दामा एकांकी पौराणिक एकांकी में ही गिना जाता है। पौराणिक एकांकी के बाद हम चर्चा करते हैं मनोवैज्ञानिक एकांकी की। अधिकांश एकांकियों में मनोविश्लेषण और मनोविज्ञान के सहारे मानव मन की प्रवृत्तियों और कुंठाओं का चित्रण किया जाता है। पहले के एकांकी जनजीवन की बाह्य समस्याओं और परिस्थितियों को चित्रित करते थे, किंतु आधुनिक एकांकियों में हम देखते हैं कि आंतरिक जगत के उद्घाटन एवं मनोभावों का आकलन भी प्रस्तुत किया जाता है। सामाजिक एकांकी भी इसी प्रकार की श्रेणियों में आती है, जिसमें हम देखते हैं कि सामाजिक समस्याओं, विकृतियों, रूढ़ियों एवं परंपराओं को आधार बनाकर एकांकियों की रचना की जाती है। इस प्रकार एकांकियों में मध्यम वर्ग की समस्याएं, पारिवारिक जीवन के संबंध की विभिन्न समस्याएं एवं आधुनिक शिक्षा पद्धति की विकृतियों, शोषण आदि के अनेक दृष्टिकोणों को प्रस्तुत किया जाता है। राजनीतिक एकांकी भी आधुनिक युग में लिखी गई। इस तरह के एकांकियों में हम देखते हैं कि शासन तंत्र में चलने वाली राजनीतिक चालों और राजनेताओं के व्यवहार आदि का चित्रण किया जाता है। उदय शंकर भट्ट का पिशाचों का नाच इसी प्रकार की एकांकी की श्रेणी में आता है। सांस्कृतिक एकांकी भी आधुनिक युग में लिखी गई। वर्तमान समय में कुछ एकांकी इस प्रकार भी रचे जा रहे हैं जिनमें सांस्कृतिक तत्वों को दर्शाया जाता है। वैसे पौराणिक तथा ऐतिहासिक एकांकियों में भी संस्कृति से संबंधित तत्व विद्यमान होते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा और सेठ गोविंद दास आदि एकांकीकार इस श्रेणी के एकांकियों में माने जाते हैं। हम देखते हैं कि आधुनिक युग में वैज्ञानिक एकांकियों की भी रचना हुई है, जिनमें हम देखते हैं कि
रामचंद्र वर्मा का चंद्रलोक में पहला यात्री और विनोद रस्तोगी का मंगल मानव मिशन आदि एकांकी वैज्ञानिक एकांकी माने जाते हैं। वर्तमान समय में चूंकि वैज्ञानिक आविष्कारों को आधार बना करके एकांकी रचे जा रहे थे, तो हम देखते हैं कि इस दृष्टिकोण से ये दो एकांकी हमारे सामने आते हैं। तो छात्राओं, हमने कथ्य संदर्भों के आधार पर और प्रवृत्ति मूलक एकांकी प्रवृत्तिगत आधार पर जो एकांकी रचे गए थे उनके बारे में हमने अभी चर्चा की। तो आज की कक्षा में मैंने आप लोगों को दो आधारों पर किन किन एकांकियों की रचना की गई थी उनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। अब हम कल की कक्षा में इससे आगे के भाग को पढ़ेंगे और जानेंगे कि आगे किस तरह एकांकियों के भेद थे हमारे सामने आते हैं और किस तरह उपभेदों के रूप में आधुनिक युग में एकांकियाँ हमारे सामने आती है। नमस्कार।